हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 6.2. ठीक है ना. टिल नाउ ऑल थ्योरम्स फ्रॉम 6.1 to 6.6 we studied. Exercise 6.1 completed, so now we'll start exercise 6.2. ठीक है. Your page number is 103. ठीक है ना. पेज नंबर 103 पे आप देखिए एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना. फर्स्ट क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको गिवन है ए बी एक लाइन दे रखी है आपको और यहाँ पे दूसरी एक लाइन दे रखी है आपको सी डी. ठीक है. सो इन फिगर फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना. एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है आपको. ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री और ये एक्स दे रखा है आपको, यहाँ वाई दे रखा है और ये आपको दे रखा है 130 डिग्री. आपको x और y निकालना है. सबसे पहले आपको x और y फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपको शो करना है ए बी पैरेलल सी डी. ठीक है. तो ये आपको फिगर दे रखा है, उसमें मार्किंग दे रखी है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन यू हैव टू प्रूव y ए बी पैरेलल सी डी. देखो अपन इसको सॉल्व करें अगर, तो सबसे पहले आप बोलोगे एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री. ये y और 130 इक्वल क्यों होंगे? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये आपको दिख रहा है ये y और ये कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल y 130 डिग्री रहेगा. तो डायरेक्ट लिखना है आपका ये. ठीक है. सेकंड आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखो ये पूरा कैसा है? स्ट्रेट एंगल है और लीनियर पेयर भी कह सकते हो आप. ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है तो 50 और x का सम कितना होगा? 50 और x का सम कितना आएगा? 180 डिग्री, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल. तो 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन स्ट्रेट एंगल. तो एंगल x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? 180 माइनस 50. तो एंगल x आ जाएगा 130 डिग्री. ठीक है. इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को. तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? एंगल x इज इक्वल टू एंगल y. एंगल x इज इक्वल टू एंगल y. ठीक है. तो एंगल x और एंगल y अगर इक्वल है, ठीक है ना, एंगल y भी 130 डिग्री, एंगल x भी 130, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आप क्या बोलोगे? सिंस द अबव पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, सिंस द अबव पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स आर, कैसे हैं ये इक्वल एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल्स इंडिकेटिंग लाइंस आर पैरेलल. ये इक्वल एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी जिस लाइंस पे ये बन रहे हैं वो कैसी होंगी? आपस में पैरेलल लाइंस होंगी. क्लियर? सो अब पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स indicating lines are parallel. So AB parallel CD. Hence, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? तो आपने x और y फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद दोनों इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल हो गई. Clear? So this is all about first question of this exercise. Now come to second question. Second question की हम बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में भी अगेन अपन को फिगर गिवन है, कंडीशन गिवन है और अपन को प्रूव करना है. देखो ए बी सी डी ई एफ. ठीक है. ये एंगल x दे रखा है, ये एंगल y दे रखा है, ये एंगल z दे रखा है और आपसे बोल रहा है ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, सी डी पैरेलल ई एफ गिवन है, y is to z
Z3:7 given है and you have to find value of x. x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक, क्लियर है? देखो यार ध्यान से, सबसे पहले आप बोलोगे देखो ये z है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस z होगा। ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो अगर ये z है तो ये 180 माइनस z होगा, तब जाके इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस z प्लस z कैंसिल और आंसर कितना 180। स्ट्रेट एंगल है तो ये z तो ये 180 माइनस z। जरा ध्यान से देखो आप, सबसे पहले आप लिखोगे बाय थ्योरम 6.6 lines which are parallel to same line, lines which are parallel to same line are parallel to each other। हम लिख सकते हैं lines which are parallel to same line are parallel to each other। Again you have to write full statement of theorem, no need to write shortcuts, clear? आपको full statement ही लिखना है, lines which are parallel to same line are parallel to each other। तो आप क्या लिखोगे कि AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF है, तो तीनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे, ठीक है? तो AB पैरेलल CD पैरेलल EF। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना? फर्स्ट इक्वेशन रीजन को इंटीरियर एंगल्स, रीजन कैसा है को इंटीरियर एंगल्स हैं। x प्लस y का सम ये कैसे हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनसाइड द पैरेलल लाइंस, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद जरा ध्यान दो, आप बोलोगे सर x प्लस वाई 180 डिग्री हो गए, ठीक, y और z को देखो कैसे हैं, ये y और ये z कैसा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लाइक दिस, ऐसी बना है। देखो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप क्या बोलोगे y इज इक्वल टू 180 माइनस z करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कितना हो गया y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको देखो यहाँ से क्या गिवन है y बाय z इज इक्वल टू 3/7 या z इज इक्वल टू 7y बाय 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z 7y अपॉन 3, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 7y बाय 3। यहाँ रख दो y की वैल्यू, z की वैल्यू y के फॉर्म में, तो y 7y बाय 3 180 डिग्री, एलसीएम ले लो 10y बाय 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18 3 जा 54, तो y कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। इस y को कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 54 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जहाँ से आप यहाँ पे y वैल्यू रखोगे तो काय किलो निकल आएगी, x किलो निकल आएगी, तो x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है ना? 180 माइनस 54 126 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट सेकंड क्वेश्चन, क्लियर है? यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना, पुट करने का z इज इक्वल टू 7y बाय 3, ठीक है ना? z की वैल्यू में यहाँ से क्या पुट कर ली 7y बाय 3, ठीक है? 3y 7y 10y 10y बाय 3, 10 10 से 0 0 कैंसिल, y इज इक्वल टू 18 इंटू 3, 18 3 का 54 डिग्री, इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x पे निकाला। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड क्वेश्चन, क्लियर? नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन अगेन फिगर गिवन है आपको, और आपको कुछ कंडीशन गिवन है और कुछ क्वेश्चन, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की फाइंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका सी डी, ठीक है। क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है आपको, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर गिवन है आपको, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी गिवन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और क्या गिवन है, एंगल जीईडी गिवन है 126 डिग्री, एंगल जीईडी आपको 126 डिग्री गिवन है। ये पूरा एंगल 126 डिग्री गिवन है। आपको क्या क्या निकालना है, एंगल एजीई निकालना है, एंगल जीईएफ निकालना है और एंगल एफजीई निकालना है। ये तीनों एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना, एजीई, जीईएफ, एफजीई। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसको, तो आप लोगों का ये जो एंगल जीईडी गिवन है, ये जीईडी जो है वो इस एंगल का और इस एंगल का सम है, इस एंगल और इस एंगल का सम है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल जीईडी को जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, यानी इस पूरे एंगल को हम ब्रेक कर सकते हैं जीईएफ और एफईडी में। ये कितना आएगा आपका 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जीईएफ प्लस 90 डिग्री, एफईडी कितना है 90 डिग्री, इसको यहाँ ले आओ, तो एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 90, 126 माइनस 90 36 डिग्री। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया आपका, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो इसके बाद एंगल एजीई ये निकालना है और एफजीई ये एंगल निकालना है। तो देखो एंगल आप बोलोगे एस ए बी पैरेलल सी डी एंड जीई इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखना, अगर ये ए बी और सी डी पैरेलल है और ये जीई अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कैसे कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। यानी ये एंगल और ये पूरा एंगल कैसे कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो एंगल ए जी ई भी कितना आएगा 126 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल जी ई डी आप कितना आपको गिवन है 126 डिग्री गिवन है आपको। फिर देखो ये कैसा है, पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो आप क्या करोगे, एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट एंगल, या तो और स्पेसिफाई कर दो स्ट्रेट एंगल फॉर लाइन, किस लाइन के लिए, ए बी लाइन के लिए, और स्पेसिफाई कर दो स्ट्रेट एंगल फॉर लाइन ए बी। तो ये कितना आ गया 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर पुट कर दो। सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल आ गए आपके, एंगल एफ जी ई आ गया, जी ई एफ आ गया और ए जी ई आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है ना, हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है,
क्या गिवन है अपन को, आपको गिवन है PQST के पैरेलल गिवन है, एंगल PQR 110 गिवन है, एंगल RST 130 डिग्री गिवन है, एंगल QRS निकालना है। सपोज ये एंगल x है फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू फाइंड एंगल x, तो आपको एंगल x निकालना है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको, अगर PQST के पैरेलल तो है बट PQ और ST के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। PQST के पैरेलल है बट PQ और ST के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है PQ और ST के बीच में, ठीक है। PQ और ST पैरेलल तो है बट PQ और ST के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, तो आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। रिलेशन एस्टेब्लिश करने का क्या तरीका है, आप बोलोगे सर हमने 6.6 थ्योरम पढ़ा है जहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस की बात हो रही थी, लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी अगर हम एक पैरेलल लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दें और दोनों को उनके रिलेशन में एस्टेब्लिश कर दें, तो तीनों के बीच में लिंक हो सकता है, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ इन दोनों पैरेलल लाइन की जो पहली चीज़ तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी 2 लाइन से है, तो डायरेक्ट करना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए आप क्या बोलोगे, एक थर्ड लाइन अगर हम इसमें लाएं और उन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें, तो उसके थ्रू हम इस एंगल को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, R पॉइंट से एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, आइदर PQ और ST, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, दोनों में से किसी के ही पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल PQ के पैरेलल ड्रॉ कर दो। क्या लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखोगे यहाँ से आप, फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल PQ, ठीक है ना, MN PQ के पैरेलल। अब आप लोग क्या बोलोगे, अगर मैं इसको सॉल्यूशन की बात करूं, तो आप बोलोगे PQ पैरेलल ST आपको गिवन है और MN पैरेलल PQ जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू बोला है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम 6.6, अगेन यू हैव टू राइट फुल स्टेटमेंट, दैट इज लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज PQ पैरेलल MN पैरेलल ST, तीनों आपस में क्या आएंगे, पैरेलल। इसको अपन मान लेते हैं Y और Z, सपोज ये एंगल Y है, ये एंगल Z मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एस PQ पैरेलल MN। अगर PQ MN के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल PQR, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू एंगल QRN। ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होंगे, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसा आपको लिखना है, और स्पेसिफाई कर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये कितना है 110 डिग्री, और QRN को अगर ब्रेक करें तो कैसा लिख सकते हो आप, QRN यानी x प्लस z, ये पूरा एंगल क्या है x प्लस z, x प्लस z, ठीक। आप क्या लिखोगे इसके बाद, एस ST पैरेलल MN, या इसके पहले आप एक काम करो, आप जानते हो ये पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ये तीनों एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ
स्ट्रेट एंगल फॉर लाइन MN। अगर हम MN लाइन के लिए स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड क्या जाएगा, 180 डिग्री जाएगा। तो अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री हो रहा है तो आप इससे क्या कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 180 डिग्री है देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर सकते हो पूरी कितनी, 110। तो क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। y कितना आ गया यहाँ से, y आपका 70 डिग्री आ गया यहाँ से। क्लियर है, y की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, अब आप बोलोगे एस टी पैरेलल MN। अगर एस टी पैरेलल है MN के तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एंगल RST, ये एंगल RST इज इक्वल टू एंगल SRM। ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल में क्या होगा, इक्वल होंगे। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स, अगेन लाइंस पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो RST कितना है, 130 डिग्री, और इसको ब्रेक करोगे तो क्या रखोगे, x प्लस वाई। y की वैल्यू कितनी को प्रूव कर चुके हैं, 70 डिग्री में यहाँ रख दो, 130 इज इक्वल टू x प्लस 70। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 130 माइनस 70, 60 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर है। तो पहले अपन ने यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, उसके बाद अपन ने y की वैल्यू निकाल ली। आपने कहा सर यहाँ से हम देखेंगे तो ये ST और ये लाइन भी क्या है, पैरेलल, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर y की वैल्यू रख दें इस इक्वेशन में तो डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 60 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 6.2। ठीक है ना, ये 6.2 एक्सरसाइज से अपन 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट व्हाई वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, अगर आपने ये समझ लिया कि कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बिना कंस्ट्रक्शन के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल था। क्यों, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइंस, दीज टू पैरेलल लाइंस। दो ट्रांसवर्सल हैं तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपने कहा एक थर्ड लाइन ड्रॉ करके तीनों के बीच में रिलेशन अगर एस्टेब्लिश कर लें तो उससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है आपको, एंगल ए पी क्यू 50 गिवन है, एक्स और वाई मार्क करके रखे हैं फिगर में, एंगल पी आर डी आपको 127 डिग्री दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, सारी लेबलिंग दे रखी है, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और आपको वो अननोन एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर जो x और 50 डिग्री है, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है और क्यू पी कैसे काम कर रही है, ट्रांसवर्सल की तरह, ए बी पैरेलल सी डी एंड क्यू पी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं ना 50 डिग्री और x कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। 50 डिग्री और x कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 50 डिग्री और x इक्वल होंगे, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। और फिर आप बोलोगे, ध्यान से देखना, सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी है तो पी आर कैसी है, ट्रांसवर्सल है, पी आर कैसी है, ट्रांसवर्सल है, तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए पी आर, फिगर में देखो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ऑल्टरनेट एंगल्स, ए पी आर और पी आर डी भी इक्वल है, कैसे हैं ये दोनों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ए पी आर क्या है, फिगर में देखो, ए पी आर इज 50 प्लस वाई, ए पी आर इज 50 प्लस वाई एंड पी आर डी इज 127, ए पी आर इज 50 प्लस वाई and PRD is 127. क्लियर है, तो 50 प्लस y is equal to 127
So y is equal to 127 minus 50, that is 77. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ज़रूरी है आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैंने बताया है आप देखो, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एक बार इस ट्रांसवर्सल के लिए x और y जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार सेकंड ट्रांसवर्सल के लिए एंगल APD और आपका APR एंगल इक्वल हो जाएंगे ऑर्डिनेट एंगल से। तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 55, दैट इज 77 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी 55 डिग्री 50 डिग्री और y की 77 डिग्री। दोनों में रीजन सेम लगेगा, लाइंस पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कि अगर ये मिरर है तो इट इज नॉन पॉलिश्ड सरफेस एंड इट इज पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्शंस आर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से होते हैं? पॉलिश्ड सरफेस से। जो डैश 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 वाली सरफेस होती है इसको हम बोलते हैं नॉन पॉलिश्ड सरफेस, और ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन जितने भी होते हैं लाइट के वो हमेशा पॉलिश्ड सरफेस से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज at a point of incidence the incident ray, reflected ray and normal they all lie in the same plane. Okay, this is your incident ray, this is your reflected ray and this is your normal ray. So at a point of incidence they all lie in the same plane. एक ये प्लेन है, एक सेकंड ये प्लेन है, तो दोनों तीनों क्या है? एक ही प्लेन पे लाई कर रही है इस इंसिडेंस पॉइंट पे। तो फर्स्ट लॉ इज at a point of incidence angle of the incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. सेकेंड लॉ जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये लॉ कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये रूल हमको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना, क्योंकि ये मिरर का क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए कि मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या कहलाती हैं, और रिफ्लेक्शन का कौन सा लॉ क्या कहलाता है और कैसे कोई उस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस particular statement we have to use here in this last question and it is also important. Clear? This is all about law of reflection. हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. एक मिरर PQ है और एक मिरर RS है। ठीक है ना, ये PQ है और ये RS है। ये दोनों नॉन पॉलिश्ड सरफेस है और अंदर की दोनों पॉलिश्ड सरफेस हैं। ये दोनों हमने कैसी रखी हैं? ये दोनों हमने पैरेलल रखी हैं। ये दोनों हमने
पैरेलल प्लेस्ड किए हैं, ये दोनों हमने पैरेलल प्लेस्ड किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर। ठीक है ना, ये हो गई आपकी ए बी, कहाँ पे ए बी रे पी क्यू मिरर को कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, बी पॉइंट पे। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बी सी है, वो कहाँ टच कर रही है मिरर को, सी पॉइंट पे। और उसके बाद सी पॉइंट से एक और रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं डी। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, पर्टिकुलर पी क्यू मिरर के लिए ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे, एंड फॉर मिरर आर एस बी सी इंसिडेंट रे, सी डी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, और आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है ना, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस, और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है ना, ए बी पैरेलल सी डी आपको प्रूव करना है। अब आपने कहा सर यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमको पर्टिकुलर नॉर्मल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाएंगे तभी तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये नॉर्मल है हमारी एम एम डैश, और यहाँ से हमारी नॉर्मल है एन एन डैश। ठीक है ना, तो ड्रॉ टू नॉर्मल्स that is mm dash from point B। ठीक है ना, mm dash हम ड्रॉ कर रहे हैं किस पॉइंट से, B पॉइंट से, एंड nn dash from point, ठीक है, C। mm dash हम ड्रॉ कर रहे हैं B पॉइंट से, और nn dash हम ड्रॉ कर रहे हैं C पॉइंट से। क्लियर, mm dash हम ड्रॉ कर रहे हैं B पॉइंट से, और nn dash हम ड्रॉ कर रहे हैं C पॉइंट से। आप जानते हो कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी डिस्टेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी डिस्टेंसेस आप ड्रॉ करते हो वो सारे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी डिस्टेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, दोज डिस्टेंसेस आर पैरेलल, सॉरी दोज डिस्टेंसेस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि सपोज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो दो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो आप ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, 90 होंगे। ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब ये जो डिस्टेंसेस ड्रॉ करोगे ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी ये जो डिस्टेंसेस भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे आपस में। क्लियर है, तो बस यहाँ पे भी वही लॉजिक होगा कि mm डैश और nn डैश इन पैरेलल लाइंस पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं इसलिए आपस में कैसे होंगे, पैरेलल डिस्टेंसेस होंगे। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे, सिंस mm dash and nn dash are perpendicular distances to corresponding parallel lines, that is PQ and RS। ठीक है ना, ये mm डैश और nn डैश क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस PQ और RS के। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, since mm dash and nn dash are perpendicular distance to corresponding parallel lines PQ and RS, so mm dash is also parallel to nn dash by logic
of corresponding angles, ठीक है। Therefore mm dash पैरेलल nn dash, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ और इसको 4 मान लें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 अगर एंगल मान लें तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलोगे यहाँ, आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हम बोल सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो अपन आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एस एम एम डैश पैरेलल एन एन डैश, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, और देखो जरा ध्यान से, ये BC अगर ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ये BC ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, BC एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल, ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या लिख सकते हैं, 2 और 3, क्यों, कैसे हैं एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स, ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्लियर है। इसको देखो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, तो क्या आ गया, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 एंगल 2 को ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स है ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3 यानी एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लो, ठीक है, मैं यहाँ तक का पार्ट रब कर दे रहा हूँ। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक 2 को एक 1 से, इस एक 2 को इस 1 से रिप्लेस कर दूँ और एक 3 को इस 4 से रिप्लेस कर दूँ, एक 2 को 1 से रिप्लेस कर दूँ और एक 3 को 4 से रिप्लेस कर दूँ, तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, इसको मैंने क्या लिख दिया, प्रूव अब। तो एक 2 को 1 से रिप्लेस कर दिया और एक 3 को 4 से रिप्लेस कर दिया। आप जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस 2 क्या है, ये पूरा एंगल ABC है, 1 प्लस 2 यानी ये पूरा एंगल ABC है, ठीक है, और 3 प्लस 4 क्या है, ये पूरा BCD है, या DCB बोलो, एंगल ABC एंगल DCB, कैसे हैं ये दोनों इक्वल एंगल्स। आप जरा फिगर में देखो ध्यान से, रफ फिगर में अगर इन लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना है तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों एंगल अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हो तो ये इक्वल एंगल्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो आप क्या लिखोगे, सिंस, ठीक है ना, सिंस above pair of equal angles, since above pair of equal angles are alternate interior angles indicating lines
are parallel. Indicating lines are parallel. Indicating lines are parallel. Therefore, AB parallel CD. Hence, clear है? क्योंकि ये 1+2 ये पूरा एंगल ABC, ये 3+4 ये पूरा एंगल DCB कैसे हैं ये इक्वल एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब जिन लाइंस को कंटेन कर रहे हैं या बन रहे हैं वो कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 6.2। क्लियर? थैंक यू।